हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 का इकोनॉमिक्स का जो अपना पार्ट है इंडियन इकोनॉमी, उसका भी थर्ड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, खेती है, विशेषता क्या है, समस्याएं क्या है, उसकी नीतियां कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी की भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती का महत्व क्या है, कृषि का। तो इसके अंदर क्या रहेगा, ये हेडिंग दे रखे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इनका कि इनका मीनिंग क्या है। एग्रीकल्चर इज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन द इंडियन इकोनॉमी। महत्वपूर्ण, इसका आलोचनात्मक भी है, महत्वपूर्ण भी है इसका। दिस फैक्ट इज हाईलाइटेड थ्रू द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये इन पॉइंट से, ये जो निम्नलिखित पॉइंट है ना, इनसे हाईलाइट होएगा, ये ऑब्जर्व हम करेंगे। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में योगदान। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश की तरक्की, प्रोग्रेस हम यदि मेजर करते हैं तो जीडीपी के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो क्या कह रहा है ये कि एग्रीकल्चर मेक्स ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग। योजनाओं की अवधि के दौरान। अब योजनाओं की अवधि आपने उसको रीड कर लिया होगा जो मैंने आपको बताया था। 5 ईयर प्लान 1951 से शुरू हुए थे, 2017 तक चले थे, 12 योजनाएं। उसके बाद में अभी नीति आयोग चल रहा है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, कृषि क्षेत्र का योगदान जो था टू जीडीपी, जीडीपी के अंदर कृषि क्षेत्र से कितना योगदान था, हैज बीन रैंकिंग बिटवीन 51 to 17.4% फॉर डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग वर्षों के अंदर अलग अलग रहा। इट हैज टेंडेड टू डिक्लाइन ओवर टाइम फ्रॉम एज हाई एज 51% इन 1950-51, 1950-51 के अंदर 51% था। 2016-17 के अंदर क्या हो गया, 17.4% हो गया, घट गया। हाउएवर, फिर भी द डिक्लाइन, जो ये कटौती है, कमी है, डज नॉट इंडिकेट द डिक्लाइन इन इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को इंडिकेट नहीं करती है ये। इट ओनली इंडिकेट, क्या इंडिकेट करती है, द रिलेटिवली फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। कृषि का कम है ये नहीं बताती, ये इंडिकेट करती है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है, उनकी तेज गति से वृद्धि हुई है। केवल ये इंडिकेट करती है, इसको कम नहीं करती है ये। सेकेंड पॉइंट है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स का मतलब क्या होगा, वेज गुड्स आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जीवन के लिए जो जरूरी हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, सच है जैसे व्हीट, राइस, पल्स, गेहूं, चावल, ठीक है, मैज, ये अपना मक्का, बाजरा, पल्स दालें, ऑयल सीड्स, इस टाइप से। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स वेज गुड्स टू अबाउट 121 करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया। भारत के अंदर 121 करोड़ लोगों को क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है ये। फिर है ये सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का स्रोत हो गया ये। क्या हो गया, रोजगार का स्रोत भी है। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भारत के अंदर कृषि जो है क्या, एक महत्वपूर्ण स्रोत है किसका, रोजगार का। ओवर 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। कृषि क्षेत्र के अंदर एंगेज है भारत के अंदर जो अधिकतर आबादी, कौन सी, 50% से ज्यादा, कि इंडिया के अंदर 100 में से 50% से ज्यादा लोग कृषि के अंदर क्या है, एंगेज हैं। इंप्लाइंग दैट एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द पीपल इन इंडिया। क्या हो गया कि एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स, प्राथमिक स्रोत है ऑफ सब्सिस्टेंस, जीवन निर्वाह के लिए, फॉर द पीपल इन इंडिया। भारत में लोगों के जीवन निर्वाह के लिए सबसे जरूरी है, प्राथमिक स्रोत है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की सप्लाई भी करता है कि एग्रीकल्चरल सप्लाईज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल लाइक कॉटन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, कपड़ा मिलों के लिए कॉटन, सीड्स फॉर द ऑयल इंडस्ट्री एंड शुगर केन फॉर द शुगर मिल्स। जो चीनी मिलों के लिए क्या करता है ये, शुगर केन, जो गन्ना है वो भी कहाँ से आता है, खेती से ही आता है। सीड्स फॉर द ऑयल इंडस्ट्री, जो तेल उद्योग है उनके लिए जो बीज वगैरह है वो। एज ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के सप्लायर होने के नाते कह रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र इज ऑफ प्राइमरी सिग्निफिकेंस, प्राथमिक महत्व इसका, फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। अगला पॉइंट है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स।
इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब औद्योगिक वस्तुएं जो हैं उनकी डिमांड का स्रोत भी है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं। जैसे अभी बता रहे हैं आपको ट्रैक्टर, हार्वेस्टर मशीन्स, ये सारी की सारी क्या हैं, खेती बाड़ी में काम आती हैं, ये कैपिटल गुड्स हैं, ये इनकी डिमांड होती है क्योंकि खेती बाड़ी में काम करते हैं। इसलिए एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी लीड्स टू इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटी। ठीक है, जो ये खेती बाड़ी की जो समृद्धि है ये किसको लीड करती है, औद्योगिक समृद्धि को भी लीड करती है। कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, ये देखिए इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब इंडिया द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर सबसे अधिक मसालों का जो एक्सपोर्टर है इंडिया के अंदर। एग्रीकल्चर मेक्स ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड, एक महत्वपूर्ण योगदान देता है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर भी। इंडिया एक्सपोर्ट्स टी, जूट, केशूनट, टोबैको, कॉफी, स्पाइसेस, मसाले वगैरह, कॉफी, तंबाकू, काजू वगैरह जो भी है ये। एक्सपोर्ट्स आर ए सोर्स, एक्सपोर्ट क्या है, किसका स्रोत है, वो फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय का स्रोत है। विच इंडिया नीड्स फॉर द इंपोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स एज वेल एज क्रूड ऑयल, भारत को किसकी आवश्यकता होती है आयात करने की, डिफेंस गुड्स, सुरक्षा वस्तुओं की और कच्चे तेल की। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। एग्रीकल्चरल हैज प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्रीज डोमेस्टिक ट्रेड। एग्रीकल्चर हैज plays a significant role in the country's domestic trade. This is borne out by the fact that a huge expenditure, एक बहुत बड़ा खर्चा इन इंडिया, भारत के अंदर is incurred on the purchase of farm products, जो कृषि के, खेती के जो उत्पाद हैं, needed by more than a billion people in the country, देश के अंदर अरबों लोगों से ज्यादा, ठीक है, अरबों से, बिलियन का मतलब अरब, तो अरबों से ज्यादा लोगों की आवश्यकता क्या होती है, फार्म प्रोडक्ट्स की होती है। सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, अब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है, उसका भी सहायक है। कैसे, एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर्स ए क्रूशियल सपोर्ट, आवश्यक सहायता देता है उसको, टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। बोथ रेलवेज एंड रोडवेज, रेल का और जो सड़क का साधन है, आर द बल्क कैरियर्स, वो बड़ी मात्रा में लेके जाते हैं फार्म प्रोडक्ट्स इन इंडिया, भारत के अंदर। इम्प्लाइंग दैट एग्रीकल्चर इज ए सिग्निफिकेंट सोर्स, एक महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत है ऑफ डिमांड का फॉर द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज। वेल्थ ऑफ द नेशन, भारत की, देश के लिए क्या है, संपत्ति है, संपदा है ये। ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंट्रीज वेल्थ, एक महत्वपूर्ण तत्व भी है देश की। वेल्थ बिलोंग्स टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्ति की यदि हम बात करके चले, लैंड ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट रैंक इन इंडिया, भारत के अंदर सबसे ऊंचे रैंक पद के ऊपर है लैंड ऑक्यूपाइज। बिसाइड्स, इसके अलावा कैपिटल वर्थ्स करोर्स ऑफ रुपीज स्टेज इन्वेस्टेड इन मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जो सिंचाई के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, माइनर भी और मेजर भी, बड़े भी और छोटे भी, उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है करोड़ों रुपया इसके अलावा। ठीक है, ब्रीफली संक्षेप में क्या बता रहा है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में खेती या कृषि इज ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस बोथ द टर्म्स इन प्रोडक्शन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स एंड इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर द नॉन फार्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, खेती जो वस्तुएं हैं वो और गैर खेती वाली हैं। एनी स्लो डाउन, किसी भी मंदी काल में, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर लीड्स टू ए स्लो डाउन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप जीडीपी ग्रोथ रेट इज सेवरली इम्पैक्टेड, कभी कभी क्या है, प्रभावित हो जाती है। तो बच्चों ये था अपना पहला पॉइंट। अभी हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े इजी से पॉइंट है ये, बहुत इजी से पॉइंट है, हल्के से इनके अंदर क्या है, डाटा आ जाते हैं। तो जहां भी डाटा आते हैं ना, उन क्वेश्चंस को आपने थोड़ा सा लिख के देखना है, डाटा को हल्के हल्के याद भी करते चलना है। एकदम से याद नहीं होंगे ये, धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होंगे ये। नेक्स्ट है अपना फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की विशेषता क्या है। तो बच्चों भारतीय कृषि की विशेषता बड़े इजी पॉइंट है। देखिए सबसे पहले है लो प्रोडक्टिविटी, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे आपके ये। प्रोडक्टिविटी मीन्स, उत्पादकता का मतलब क्या है, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, कि जमीन के प्रति हेक्टेयर का जो उत्पादन होगा उसका मतलब है ये। इट इज एक्सट्रीमली लो इन इंडिया,
ठीक है, ये भारत के अंदर बहुत कम है कंपेयर टू एडवांस नेशन, जो एडवांस विकसित देश जो हैं इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर। एक टेबल दे रखी है, देखिए ये क्रॉप्स हैं, राइस, व्हीट, मेज के अंदर, मक्का के अंदर, कंट्री हैं, ये प्रोडक्शन टन्स ऑफ आउटपुट। अब देखिए चावल के अंदर इंडिया का 3.6, चाइना का 6.8, वियतनाम का 5.8, वर्ल्ड एवरेज है 4.5, तो सबसे कम हुआ अपना ये। गेहूं के अंदर इंडिया का 3.1, चाइना का 6.5, यूके का 9.0, वर्ल्ड एवरेज 3.3। मैज मक्का के अंदर इंडिया का 2.6, चाइना का 5.8 और यूएसए का हो गया 10.7। कहने का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है। तो लो प्रोडक्टिविटी इज ए साइन ऑफ बैकवर्डनेस, कम उत्पादकता, निम्न उत्पादकता क्या है, किसका साइन है, किसका संकेत है, पिछड़ेपन का। सिंस एग्रीकल्चरल सेक्टर जनरेट्स डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्लाइज स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, उद्योगों की क्या है, धीमी गति से वृद्धि होती है। जो कृषि का पिछड़ापन है, इसके कारण उद्योगों की भी धीमी गति से वृद्धि होती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, छुपी हुई बेरोजगारी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण के माध्यम से आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बताया गया, छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब, जैसे अपने गांव में काम करते हैं खेती बाड़ी के अंदर, एक परिवार के पास अपने 2 खेत हैं, 1 खेत है, तो फैमिली क्या करती है कि भाई अपने खेत में काम करते हैं, जरूरत वहां पर 3 लोगों की है, अपने परिवार के हम 7 आदमी चले गए, तो क्या करते हैं, बोले यार परिवार के हैं, आराम से कर लें, कोई जल्दी नहीं है। मतलब छुपी हुई बेरोजगारी, एक्चुअल जरूरत 3 लोगों की है, लेकिन वहां पर काम पे कितने लगे हुए हैं हम, 7 आदमी लगे हुए हैं, 6 आदमी लगे हुए हैं। देखिए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी। इट ऑक्यूर्स व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड ऑन ए पीस ऑफ लैंड इज मच हायर देन व्हाट इज एक्चुअली नीडेड, जितना जरूरत है उससे ज्यादा लगे हुए हैं। सो ऑल द एम्प्लॉयड बट इन रियलिटी many are unemployed even when some are withdrawn total output will not fall। ये कह रहा है कि वहां 7 में से यदि 3 निकल भी जाएं तो भी उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्पादन उतना ही होगा, 7 लग रहे हैं तब भी और 3 लग जाएं तब भी। कहने का मतलब ये हुआ, ये इसकी विशेषता हो गई। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, वर्षा के ऊपर, जो वर्षा का पानी है, वर्षा ऋतु है अपनी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। अब देखिए, ज्यादा वर्षा आ गई तो अच्छा उत्पादन हो जाएगा, वर्षा कम आ गई तो उत्पादन भी कम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली क्रॉप प्रोडक्शन इज हाईली अनसर्टेन, अनिश्चित है। गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप। सबसिस्टेंस फार्मिंग, अगली विशेषता क्या है कि ये जीवन निर्वाह के लिए खेती बाड़ी करते हैं, मैक्सिमम बिजनेस पर्पज से नहीं करते हैं। फार्मिंग इन इंडिया इज सबसिस्टेंस ओरिएंटेड। इट मीन्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर्स इज टू सिक्योर सबसिस्टेंस फॉर हिज फैमिली, पहले अपने परिवार के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। इट इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए नहीं है। इट इंप्लाइज दैट फार्मिंग इन इंडिया इज नॉट मच कमर्शियल इन नेचर, प्रकृति के अंदर व्यवसाय व्यापारीकरण नहीं है इसका। कहने का मतलब ये होगा। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, जो आधुनिक हमारे हथियार हैं, अपने साधन हैं, उनकी कमी है। मॉडर्न इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आर नॉट जुडिशियली यूज्ड, इनका हम प्रयोग नहीं करते हैं। इट इज ओइंग टू पॉवर्टी ऑफ द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। इट लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर बैकवर्डनेस। इनके कारण क्या होता है, उत्पादकता कम आती है और जिससे हमारा बैकवर्डनेस, पिछड़ापन होता है। स्मॉल होल्डिंग्स, स्मॉल होल्डिंग्स का मतलब क्या हो गया, स्मॉल साइज ऑफ फार्मर्स लैंड अंडर कल्टीवेशन, जो उन्होंने काम करना है जिस खेती के ऊपर, उसका बहुत छोटा टुकड़ा होता है। इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की, भारतीय खेती की विशेषता है। स्मॉल होल्डिंग्स आर ए हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन 2 वेज, 2 तरीके से रुकावट है प्रोसेस के अंदर, ग्रोथ की जो प्रोसेस है उसके अंदर रुकावट, बाधा पैदा करती है ये कि मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, मतलब यूज ऑफ मशीन्स बिकम डिफिकल्ट, मशीनों का प्रयोग करना बहुत कठिन है, कह रहा है ये। और मार्जिनल फार्मिंग कंटिन्यूज टू व्यू फार्मिंग एज ए सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस रादर देन एन एंटरप्राइज फॉर प्रॉफिट, लाभ की अपेक्षा हम क्या करते हैं, जीवन निर्वाह के लिए मेन पर्पज से हम काम करते हैं।
अगला है लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, संघर्ष हो गया। किसके बीच में, लैंडलॉर्ड के बीच में और टेनेंट के बीच में, मतलब जो स्वामी है और जो किसान है उनके बीच में। ह्यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय द टेनेंट हु आर नॉट ओनर ऑफ द सॉइल। उस मिट्टी का वो क्या है, उस जमीन का स्वामी नहीं है जिसके द्वारा वो काम, बट द बल्क ऑफ द रेवेन्यू इज एप्रोप्रिएटेड बाय द ओनर्स। लेकिन जो रेवेन्यू आय के रूप में बड़ी मात्रा में कौन ले जाता है, ओनर लेके जाता है। टेनेंट ऑफन गेट द बेयर मिनिमम, बहुत कम, ना के बराबर। लिटिल और नो सरप्लस इज लेफ्ट विद द टेनेंट फॉर री इन्वेस्टमेंट। उसके पास जमीन में इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा नहीं बचता है। अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर टेंड टू स्टैग्नेट। स्टैग्नेट का मतलब क्या हो गया, गतिशील हो जाता है, फिर वो उसके अंदर कोई गति नहीं होती, गतिहीन हो जाता है वो। सॉरी, गतिशील नहीं, गतिहीन, निष्क्रिय कहने का मतलब। खेती बाड़ी कृषि कैसी होगी, निष्क्रिय की ओर चली जाती है। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, जो तकनीक है ये देख रही आप, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। बुल्स नॉट ट्रैक्टर प्लो द फील्ड्स बिकॉज बल्क ऑफ द फार्म्स इन इंडिया आर स्मॉल इन साइज एंड बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इज पुअर। यूज ऑफ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी बिकम्स ए कंपल्सिव चॉइस। वी फाइंड हैवी रिलायंस। क्या पाया हमने कि भारी हैवी रिलायंस, भरोसा करते हैं कल्टिवेशन ऑन कैटल पावर एंड मैन पावर रादर देन द मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर मशीन्स। परिणाम स्वरूप प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो। उत्पादकता क्या होती है, कम होती है। तो ये पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए। इसके अंदर यदि कुछ समझ में ना आए, आपको लगता है सर ये पॉइंट आपने डिस्कस किया और इसका हमें समझ नहीं आया, तो आप मेरे से दोबारा फीडबैक देख के और उसका मीनिंग बूझ सकते हैं। थैंक यू।